हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कैसे हो? आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लगातार व्यायाम कर रहे होंगे, शरीर स्वस्थ होगा और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और डेली का गोल आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हम लोग अपनी विशेषण कर रहे थे और उसी विशेषण में आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो बीच में छूट गया था, लेकिन उसे आज हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने शुरू करना था गुणवाचक या संख्यावाचक विशेषणों के भेद की पहचान। तो शुरू करते हैं भाई। किसी भी संज्ञा का कोई गुण या संख्या होती है या मात्रा होती है। गुण कैसा प्रश्न का उत्तर होता है। संख्या और मात्रा कितना का उत्तर होती है। जिसे लड़का कैसा है, गोरा है, काला है, छोटा है, बुद्धिमान है, कमजोर है, चालाक है आदि वाक्यों में गोरा, काला आदि कैसा प्रश्न के उत्तर हैं, इसलिए ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। कितना का उत्तर है, जैसे आम कितने हैं, 20 हैं। संख्यावाचक विशेषण ढेरों हैं, परिणामवाचक विशेषण। इस प्रकार गुणवाचक, संख्यावाचक एवं परिणामवाचक विशेषणों की पहचान कैसा, कितना प्रश्नों से कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण का अंतर देखें तो भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण के पहचानने में भ्रांति हो सकती है। गुस्सा भाववाचक संज्ञा है तो गुस्सेल गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार मिठास, मीठा, ललाई, लाल, दया, दयालु आदि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण की पहचान का तरीका यह है कि विशेषण किसी संज्ञा शब्द के पहले लगाया जा सकता है, किंतु भाववाचक संज्ञा समय संज्ञा है, इसलिए वह किसी अन्य संज्ञा के पहले नहीं आ सकती। जैसे मीठा आम, तो मिठास आम नहीं, मीठा आम संज्ञा के पहले आया, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। कपड़ा लाल है, ललाई कपड़ा नहीं, गुणवाचक विशेषण है। दयालु व्यक्ति, दया व्यक्ति नहीं, गुणवाचक विशेषण है। गुस्सेल लड़का, गुस्सा लड़का नहीं, गुणवाचक विशेषण है। कमजोर लड़की, कमजोरी लड़की नहीं, गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार पड़ोसी, ईमानदारी पड़ोसी नहीं, गुणवाचक विशेषण है। भावुक व्यक्ति, भावुकता व्यक्ति नहीं, गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण संज्ञा के पहले लगता है और कैसा प्रश्न का उत्तर देता है। व्यक्ति कैसा, भावुक व्यक्ति, पड़ोसी कैसा, ईमानदार पड़ोसी। जबकि भाववाचक संज्ञा किसी संज्ञा पद के पहले नहीं आती, क्योंकि वह समय संज्ञा होती है। लड़की अच्छी है, जातिवाचक। ईमानदारी अच्छी है, भाववाचक। लड़की के स्थान पर ईमानदारी शब्द आया है, इसलिए लड़की संज्ञा है तो ईमानदारी भी संज्ञा यानी भाववाचक ही होगा। लड़की अच्छी नहीं है, जातिवाचक है। बेईमानी अच्छी नहीं है, भाववाचक है। इस बोध के साथ हम गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा का अंतर समझ सकते हैं। आगे प्रश्न है, PYQ है, इसे आप पॉज करके देख लेना अच्छे से। नीचे आंसर की भी दी हुई है, वहाँ से भी आप उत्तर मिलान कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिया। तब हम क्रिया करेंगे। शुरू करते हैं। क्रिया में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, हवा बह रही है। करना, हवा बहने की क्रिया कर रही है। पुस्तक अलमारी में है, यानी होना। उपयुक्त वाक्यों में खा रहा है, बह रही है क्रियापद है। क्रियापद वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। क्रिया का होना प्रत्येक वाक्य में आवश्यक है। क्रिया के बिना वाक्य रचना पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य न होकर वाक्यांश कहलाता है। यद्यपि कई स्थानों पर क्रिया वाक्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित न होकर परोक्ष रूप में विद्यमान रहती है, यानी वाक्य में भले ही क्रिया बोली लिखी न गई हो तो भी वह अवधारणा के रूप में तो होती ही है।
नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द नहीं है, फिर भी उनमें क्रिया का भाव तो है ही। बहुत सुंदर, यह बहुत सुंदर है। पानी, मुझे पानी पिलाओ। दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। अवश्य, अवश्य करूँगा, जाऊँगा, गया था आदि। अच्छा, अब चलते हैं, अच्छा है आदि धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, पी, जा, चल, सुन, आ, बैठ, दौड़ इत्यादि। धातु क्रिया का सामान्य रूप। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर प्रयोग किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, भागना, चलना, खाना, उड़ना, पीना, रोना, जानना आदि। क्रिया के भेद देखें तो कर्म के आधार पर एकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में देखें एक कर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर देखें धातु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिया धातु कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। फिर संरचना के आधार पर पहला है धातु के आधार पर, फिर संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, तत्कालिक क्रिया। अर्थ की पूर्णता के आधार पर देखें तो पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर भेद, तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया। किसी क्रिया के करने हेतु कर्म की आवश्यकता, संभावना होने या न होने के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कर्म की संभावना के आधार पर यह है अकर्मक क्रिया। देखें तो जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, बिना किसी कर्म के क्रिया संपन्न हो सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रोता है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ रहा है, उड़ रही है, रोता है क्रियाओं के फल का प्रभाव कर्मश नरेश, चिड़िया और बच्चा कर्ता पदों पर ही पड़ता है, और ये क्रियाएं बिना किसी कर्म के केवल कर्ता के द्वारा ही संपन्न हो सकती हैं। आगे है सकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती, जैसे राम पत्र लिखता है, लड़के ने बेर खाए, मोहित पानी पीता है, अध्यापक प्रश्न पूछते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लिखना, खाना, पीना, पूछना क्रियाओं का प्रभाव कर्मश पत्थर, बैर, पानी व प्रश्न कर्म पदों पर पड़ रहा है, क्योंकि इनके बिना क्रिया पूर्ण हो ही नहीं सकती। अंत ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है और उसका कोई न कोई उत्तर अवश्य आता है, और वह उत्तर ही कर्म होता है, और वह क्रिया सकर्मक होती है। राम क्या लिखता है? पत्थर। लड़के ने क्या खाए? बेर। मोहित ने क्या पिया? पानी। कोई क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। यदि वाक्य में किसी क्रिया के करने में कर्म उपस्थित है अथवा कर्म तो नहीं है किंतु उसकी संभावना है, तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे लड़का खाता है, वाक्य में खाता है सकर्मक क्रिया है, यद्यपि वाक्य में कर्म खाना रोटी का उल्लेख नहीं है, किंतु बिना किसी कर्म के खाना क्रिया संभव ही नहीं हो सकती। खाना क्रिया के लिए रोटी, केला, दही, आम कुछ तो खाद्य वस्तु होने ही चाहिए और वही कर्म होता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक ही है। क्रिया के भेद की पहचान, तो एक क्रियापद अकर्मक भी हो सकता है। हम दोबारा यहाँ से वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर भेद करेंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया।
किसी क्रिया के करने हेतु कर्म की आवश्यकता संभावना होने या न होने के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, बिना किसी कर्म के क्रिया संपन्न हो सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रोता है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ रहा है, उड़ रही है, रोता है क्रियाओं के फल का प्रभाव कर्मश नरेश, चिड़िया और बच्चा कर्ता पदों पर ही पड़ता है और ये क्रियाएं बिना किसी कर्म के केवल कर्ता के द्वारा ही संपन्न हो सकती हैं। यह सकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। जैसे राम पत्थर लिखता है, लड़के ने बेर खाए, मोहित पानी पीता है। अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, उपयुक्त वाक्यों में लिखना, खाना, पीना, पूछना क्रियाओं का प्रभाव कर्मश पत्थर, बेर, पानी व प्रश्न कर्म पदों पर पड़ रहा है, क्योंकि इनके बिना क्रिया पूर्ण हो ही नहीं सकती। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है और उसका कोई न कोई उत्तर अवश्य आता है और वह उत्तर ही कर्म होता है। और वह क्रिया सकर्मक होती है। राम क्या लिखता है? पत्थर। लड़के ने क्या खाया? बेर। मोहित ने क्या पिया? पानी। कोई क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। यदि वाक्य में किसी क्रिया के करने में कर्म उपस्थित है अथवा कर्म तो नहीं है किंतु उसकी संभावना है, तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे लड़का खाता है, वाक्य में खाता है सकर्मक क्रिया है। यद्यपि वाक्य में कर्म खाना, रोटी का उल्लेख नहीं है, किंतु बिना किसी कर्म के खाना क्रिया संभव ही नहीं हो सकती। खाना क्रिया के लिए रोटी, केला, दही, आम कुछ तो खाद्य वस्तु होनी ही चाहिए और वही कर्म होता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक ही है। क्रिया के भेद की पहचान। एक क्रियापद अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी, अर्थात अपने प्रयोग के अनुसार एक ही क्रियापद सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी। लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। क्या पढ़ता है? यह प्रश्न अनावश्यक है। लड़का अखबार पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, कर्म। आगे है नरेंद्र तेज चलता है, अकर्मक। क्या चलता है? अनावश्यक प्रश्न है। नरेंद्र शतरंज की अच्छी चालें चलता है, सकर्मक। क्या चलता है? चालें, कर्म। सुमित सुबह दौड़ता है, अकर्मक। सुमित 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, सकर्मक। लड़का इस कमरे में सोता है, अकर्मक। लड़का गहरी नींद सोता है, सकर्मक। क्या सोता है? गहरी नींद, कर्म हो गया। 6 माह का बच्चा रो नहीं रहा, खेल रहा है, अकर्मक। पुनीत फुटबॉल खेलता है, सकर्मक। ऊपर लिखी सभी अकर्मक क्रियाओं के पहले क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वे अकर्मक क्रियाएं हैं, इसलिए उनमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु दूसरे वाक्यों में क्या का उत्तर कर्म के रूप में क्रिया के पहले वाले शब्द कर्म के रूप में अखबार, दौड़, नींद, फुटबॉल अंकित है, इसलिए कर्म से युक्त ये सभी क्रियाएं सकर्मक है। आगे सकर्मक क्रिया के भेद। इसमें आ जाएगा एक कर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया एक कर्म के साथ होती है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, नीलम पुस्तक पढ़ती है। आगे द्विकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया दो कर्म के बिना संभव नहीं हो सकती, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया।
उपयुक्त वाक्यों में श्याम और पुस्तक तथा पुलिस और चोर दो दो कर्म नहीं होंगे तो ये क्रियाएं संभव ही नहीं हो पाएंगी।